नमस्कार। करीब 6 दशक के बाद 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स कानून को आसान बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल पेश किया। न्यू इनकम टैक्स बिल कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इसमें आयकर अधिनियम 1961 को ही आसान शब्दों में लिखा गया है। कई गैर जरूरी प्रावधान इसमें से हटा दिए गए हैं और सहज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसका मुख्य मकसद है टैक्स कानूनों को आसान और आधुनिक बनाना, और इसमें कई पुराने शब्दों को बदलकर नए शब्द भी शामिल किए गए हैं, जिससे मौजूदा आयकर करदाताओं के लिए इसे समझना आसान हो। तो किस तरह से आम आदमी यानी आप और हम इसे समझ पाएंगे आसानी से, और क्या फायदा होगा देश को, यही करेंगे आज हम चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का उन्होंने उनसे अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। अब इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने समझने में आसान बनाएगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं है। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी समझ पाएंगे। Sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I introduce the bill. तो बड़ी उत्सुकता है इस बात की कि आखिर इस नए इनकम टैक्स बिल में है क्या। तो हम आपको बताते हैं नए इनकम टैक्स बिल की बड़ी बातें, और इन बड़ी बातों में शामिल है सब सेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के इसमें मुताबिक होगा। इसके साथ ही जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, आर्मी है, पैराफोर्स हैं और अन्य कर्मचारी हैं, उन्हें ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर नए बिल में कोई टैक्स नहीं होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं लोन्स की, तो होम लोन, इसके साथ ही अगर मेडिकल लोन की बात करते हैं, पीएफ की बात करते हैं, हायर एजुकेशन पर लोन की बात करते हैं, तो इनमें जो टैक्स छूट है वो लगातार मिलती रहेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर भी टैक्स छूट इसमें बरकरार रखी गई है। इसके साथ ही एनपीएस और ईपीएफ की अगर बात करते हैं तो उसमें छूट बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव है। और अगर डिफरेंट फंड्स की अगर हम बात करें तो इन फंडों में सेवानिवृत्ति फंड, म्यूचुअल फंड, इसमें निवेश करने वालों को भी कर का फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही अगर हम अलग अलग पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को इसमें अतिरिक्त कर का फ़ायदा होगा। साथ ही इसमें कई जो नए कदम उठाए गए हैं, इसमें कानून के सरलीकरण के लिए, उसे सरल बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर जो लगने वाला टैक्स है उसका एक स्पष्ट प्रोविज़न होगा कि किस तरह से ये टैक्स उसमें लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैलरीड लोगों की, नौकरी पेशा लोगों की, तो उनके लिए सभी डिडक्शन अब एक साथ होंगी। कर छूट या अनुपालन के मामले में कोई नई घोषणा नहीं की गई है। और इसके साथ ही कर चोरी को रोकना, जो कि एक बड़ा कदम है, उसके उपायों और ट्रांसफ़र प्राइसिंग नियमों पर स्पष्टता जो है वो दे दी गई है। साथ ही कंपनियों की ओर से जो टैक्स की चोरी की जाती है उस पर भी लगाम इससे लगेगी। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि इस नए कानून में होगी, नए बिल में होगी, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इससे बदलाव होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ इसके साथ ही वेद जैन भी जुड़े हुए हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इसकी ज़रूरत क्या थी। सबसे पहले यही बताइए, क्यों ज़रूरी है ये? देखिए, जरूरत तो ये थी कि ये 1961 में कानून बनाया गया था, और अब 2025 में देश की आर्थिक व्यवस्था, देश के टैक्स पेयर अक्रॉस इंडिया बहुत चेंज हो गया है।
आम आदमी का कंट्रीब्यूशन आपने देखा होगा वर्ष 2024-25 में कंपनी टैक्स से बहुत ज्यादा बढ़कर आया है, वर्किंग आई है। 8.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं और 64 साल पुराना कानून किसी भी तरह से आज की इकोनॉमिक परिस्थिति को, देश की एक्सपेक्टेशन को, टैक्स पेयर के एक्सपेक्टेशन को और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। उसको सिंपल करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि वित्त मंत्री जी ने उठाया और पिछले 6 महीने के अंदर ही इसको रिफॉर्म करके, इसको क्लीन करके आज वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। तो जरूरत तो ये थी कि आज की परिस्थिति में क्या इनकम टैक्स का कानून होना चाहिए जो साधारण टैक्स पेयर समझ सके, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए, लिटिगेशन कम करने में मदद मिले, डिटर्मिनेशन बिल्कुल क्लियर हो और उसमें कोई भी कानून में इंटरप्रिटेशन के बारे में चैलेंज नहीं आए। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे सैलरी क्लास है उसको पता है कि मुझे ये छूट मिलेंगी, वो एक जगह टेबुलेट कर दी गई है, इसीलिए बिजनेसमैन को क्या पता है कि किस किन आइटम पे मुझे टैक्स लगेगा, वो सारा एक जगह कर दिया गया है। तो ये एक तरह से, जैसे मैं कहूँगा कि सिंपल वर्ड यूज किया है वित्त मंत्री जी ने, कि वो सिंपल वर्ड है, सिंपल को उन्होंने कहा है स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज आई किया है, इंटीग्रेटेड एंड कंसाइज किया है इसके बारे में, इसको प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट किया है, मिनिमाइज लिटिगेशन की है, लर्न एंड अडेप्ट किया है कि वो आदमी लर्न कर सकता है और इसे अडेप्ट कर सकता है, और एफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म्स हैं। और ये सारी बातें इसके अंदर 6 के 6 वर्ड सिंपल वाले जो हैं उन्होंने इसके अंदर रखे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसे आज देखा कि ये सेलेक्ट कमेटी को गया है और बजट सेशन के दूसरे पार्ट में ये शायद सेलेक्ट कमेटी से पास होकर आ जाएगा, तो उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले ये पास हो जाएगा ताकि 1 अप्रैल 26 से ये कानून पूरी तरह से लागू हो सके और टैक्स पेयर को समझने का भी 1 साल का पूरा मौका मिलेगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने चेंज ओवर करने का मौका मिलेगा। और जैसे हम असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी बातें करते थे, उसको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लाके टैक्स ईयर कर दिया कि सबको पता है कि मेरा टैक्स ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर इज द टैक्स ईयर। तो ये काफी सारे सुधार हैं। बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक टैक्स ईयर कर दिया गया है या कर का वर्ष कर दिया गया है, ये क्या कुछ इस पर असर आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है या टैक्स ईयर जिस तरह से पहले हम इसको कैलकुलेट करते थे, उस कैलकुलेशन में क्या कुछ अंतर आएगा? और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि टैक्स पेयर को इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो अगर इसे समझेगा तो जैसे टैक्स एक्सपर्ट के पास हम जाते हैं, क्या अब अपने आप ही समझा जा सकेगा, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सबसे पहले तो जब वेद जैन साहब हों तो मेरी ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास जितनी जानकारी है वो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। एक आर्थिक या अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते अपनी बातें कुछ रखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि अभी जैन साहब ने जो बात कही थी उसमें थोड़ा सा मैं एक सुधार करना चाहूँगा। सेलेक्ट कमिटी मॉनसून सेशन के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देगी, ये बात है। थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट सेशन, चूंकि नॉर्मली सेकंड पार्ट ऑफ बजट सेशन को लोग नया सेशन नाम मान लेते हैं, तो ये एक स्पष्टीकरण मैं वेद जैन साहब से माफी के साथ कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात जो है कि जो सरलीकरण है, देखिए आज के दिन में क्या होता है, आपके पास 4 कैलेंडर फॉलो करने हैं। एक आपका कैलेंडर ईयर है, फिर आप अगर फाइनेंशियल ईयर है, फिर आपका प्रीवियस ईयर है, फिर आपका असेसमेंट ईयर है। अब देखिए ये चारों जो है वो आपके लिए काफी मुसीबतें खड़ी करते हैं। अब अगर आपके पास बहुत स्पष्ट हो कि मेरे पास कैलेंडर ईयर तो है ही, और एक सिंपल सा है टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च पे खत्म होगा। और एक और महत्वपूर्ण इसमें पहलू है कि जो पहले भी था, ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, इनकम टैक्स कानून 1961 में भी था, जिसको कहते हैं कि जिस तारीख से आपका काम शुरू हुआ है उसी दिन से आपका टैक्स ईयर शुरू होगा और खत्म जो है वो 31 मार्च को होगा। तो ये स्पष्टता इस नए प्रावधान, इस नए जो बिल विधेयक जो है उसमें भी रखा गया है। दूसरी बात, एक दो शब्द होते हैं जो जैन साहब और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, वो है जैसे नॉटविथस्टैंडिंग। ऐसे जो शब्द हैं वो आयकर दाताओं के लिए जो है वो समझना उसको बहुत आसान नहीं होता, या प्रोवाइजो जो होते हैं उसको समझना आसान नहीं होता है। तो ये सारे अगर शब्द हट जाए और प्रोवाइजो हट जाए तो चीजें सरल हो जाती है। अब जैसे संख्या की बात देखिए, 1961 में कानून पारित हुआ और 1961 से लेकर के 2025-26 तक कुल मिलाकर के 65 बार संशोधन के जरिए 4000 बदलाव की बात कही गई है।
अब आप सोचिए कि जो मूल आत्मा थी 1961 कानून की, वो तो अपने आप में कहीं खो चुकी है। और उसकी वजह से कहने को 298 उसमें धाराएं थी, लेकिन इतने सारे सब सेक्शन जुड़ते गए। जैसे मैं आपको कहूं, इनकम टैक्स सेक्शन 80, फिर हुआ 80A, 80B, 80C, 80D, 80DDG, 80EEF। इसका नतीजा क्या होता था कि एक एक सेक्शन के कई सब सेक्शन बनते गए और कुल सेक्शन की संख्या हो गई 819। तो 298 मूल में था, 819 पे पहुंच गए। अब कितना है? 536 है। तो ये एक सरलीकरण करने की कोशिश है, और हमें लगता है कि कोई नई बात नहीं है आपको लेकर के। कर की दर या कर की गणना की तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव क्या है? सरल, सहज और आसान बनाए। बिल्कुल। वेद जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो गैर ज़रूरी प्रोविजंस थे उनको हटाया गया है, उससे जो कन्फ्यूजन होता था कम से कम वो कन्फ्यूजन अभी नहीं होगा, और सैलरी की व्याख्या को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, एक बात जो सबको समझने की बात है, जो मैं आपका दूसरा प्रश्न है उसको स्पेसिफाई कर दूं, इस बिल में सब्सटेंटिव चेंज टैक्स की इनकम की कंप्यूटेशन पे, इनकम की डेफिनेशन पे और टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टैक्स पेयर को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई इनकम जो पहले टैक्स नहीं होती थी इस प्रावधान में टैक्स हो जाएगी। कोई ऐसी इनकम कंप्यूट करते समय उसकी कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन थी जो इसमें विड्रॉ हो जाएगी, या उसका टैक्स रेट बढ़ जाएगा किसी भी तरह से। तो जो सारी एक्सरसाइज इस बिल में की गई है वो सिर्फ आपको सिंपल समझाने की और तरीके से बनाने की करी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें सबको समझना चाहिए कि इस बिल के बारे में जैसे अभी शिशिर जी कह रहे थे कि एक साधारण टैक्स पेयर को ये टेक्निकल वर्ड जो होते हैं, नोट विद स्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो, ऊपर वाला नीचे वाला, ये आ जाएगा, ये बहुत अपने आप में मुश्किल होते हैं। जो रिडंडेंट प्रोविजन होते हैं वो अपने आप में बहुत कंप्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। कितने सेक्शन ऐसे थे, जैसे 80J मैं कहता हूं, जो पिछले 30 साल से 40 साल से कोई आज की डेट में यूटिलिटी नहीं, लेकिन वो एक्ट के अंदर है। कोई साधारण टैक्स पेयर पढ़ता है तो उसे लगता है 80G में तो मुझे रिलीफ मिल सकती है, लेकिन जब उसे नीचे जाके पता लगता है कि ये रिलीफ 1491 इसके बाद नहीं मिलेगी, तब उसको समझ में आएगा कि ये नहीं मिलेगी। तो उन सेक्शन की आज की डेट में जरूरत नहीं थी। तो इसी तरह से जैसे अभी शिशिर जी कह रहे थे, हमने क्या किया, 800 से ज्यादा सेक्शन इसमें इकट्ठे कर लिए, और इफेक्टिव हम कहते थे 298 ही है, लेकिन इफेक्टिव नहीं जा रहे थे। अब उसको सिंप्लीफाई करके जाके साधारण टैक्स पेयर समझ सके और क्रॉस रेफरेंस एक सेक्शन के दूसरे रेफरेंस को कम से कम किया जाए, तो वो ही किया गया है इस एक्सरसाइज के अंदर। और ये आज की डेट में जो एक टैक्स लॉ होना चाहिए वो आप साधारण पढ़ सकते हैं एक किताब की तरह से कि मेरा कानून आज की डेट में ये कहता है। और छूट जो मैंने आपने बताई जितनी भी हैं, किसी भी व्यक्ति को ये चिंता करने की बात नहीं है कि इस बिल के अंदर कोई नया टैक्स लगा दिया गया है या कोई इनकम नई टैक्स कर दी गई है। वो इसमें कोई किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं है। ये एक अपने आप में सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज है, कंसोलिडेशन की एक्सरसाइज है, रिस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज है, ताकि टैक्स पेयर की जो कंप्लायंस बर्डन है वो समझने में उसे इजियर हो जाए, और जो लिटिगेशन जो होती थी कि ये सेक्शन यहाँ पर ये है, उसको किसी तरह से कम कर दिया जाए। बिल्कुल। शिशिर, आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते थे जो आम आदमी नहीं, कई बार वकीलों की समझ में भी नहीं आते थे। अब जब ये सरलीकरण हो जाएगा तो अनावश्यक जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं या मुकदमेबाजी का जो बोझ होता है वो भी कम होगा, और ये जो प्रोसेस है पूरा ये बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अगर आप मुकदमेबाजी की बात करिएगा तो जितना एक साल में इनकम टैक्स से कमाई नहीं होती, उतने से उससे कहीं ज्यादा रकम मुकदमेबाजी में फंसी हुई है अलग अलग फोरम पे। अब इसको कैसे कम करना है, इसको कैसे खत्म करना है? ये देखिए, पुराने वाले, ऐसा नहीं कि ये नए कानून आने के बाद पुराने मामले खत्म हो जाएंगे, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए। उसके लिए बिल में एक प्रावधान है जिसको हम लोग कहते हैं रिपील एंड सेविंग प्रोविजन। उसके तहत वो सारी चीजें लागू होंगी, तो वो पुराने जो मुकदमे हैं या पुराने जो मामले हैं वो चलेंगे, लेकिन नए ना आए। क्योंकि आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो जुड़े हैं विवादों की वजह से। तो अब उसको कैसे खत्म करना है, क्योंकि आपका एक आयकर का 1 रुपया भी फंसता है विवादों में तो जो ईमानदारी से कर देने वाला है उसके ऊपर बोझ बढ़ता है।
उसको खत्म करना है, उसको कम करना है। रातों रात खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नए मुकदमे नहीं आएंगे, आएंगे मुकदमे, अभी भी आएंगे, लेकिन ये मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्रावधान जो है उसकी सरल समझ व्याख्या होगी। और ये जो प्रोवाइजो और ये जो जोड़ने वाली बात होती है कि उसको इससे जोड़ना है और उसको इससे जोड़ना है, वो बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो मुकदमेबाजी की वजह से जो रकम फंसती है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल। जैन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि जो 44 ईडी है इसकी लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है, और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो सीए समुदाय है उसको कुछ राहत मिली है। नहीं, देखिए, इस बजट में मैंने, इस बिल में मैंने जैसे पहले कहा, कोई भी सब्सटेंटिव चेंज नहीं है। तो टैक्स इंसिडेंस है, वर्किंग है, ये 2 करोड़ से 3 करोड़ की पहले भी है। उसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी है कि जिसकी इनकम जो सेल में 95% से ज्यादा चेक से आती है तो उसको 2 से 3 करोड़ की थ्रेशोल्ड ऑलरेडी एप्लीकेबल होती है। तो ऐसा नहीं है। और इसी तरह से प्रोफेशनल के केस में भी 50 लाख से 75 लाख की जो हम कहते हैं प्रेजेंटिव मॉडल ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, उसके अंदर की भी 50% तक का आप इनकम दिखा सकते हैं। वो 50 अभी भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन में है। तो मैं सभी दर्शकों के लिए ये रिएटरेट कर दूं कि इस बिल के अंदर, इनकम टैक्स बिल में, कोई सब्सटेंटिव चेंजेस नहीं है। जो सब्सटेंटिव चेंजेस प्रपोज की थी वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंस बिल में, जब बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया था, टैक्स रेट वही है, वही रख के उन्होंने वहां चेंजेस की थी। इस बिल में कोई चेंज नहीं किया है। न्यू रेजिम का सिस्टम भी बिल्कुल वही का वही है। प्रेजेंटिव मॉडल ऑफ टैक्सेशन जो बिजनेसमैन के लिए लगता है, अगर आपकी टर्नओवर चेक से है ज्यादा 95% से तो 6% का टैक्स, और अगर कैश में तो 8%, प्रोफेशनल के लिए है तो 50 लाख और 75 लाख 50% की स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल एज इट इज है। तो उसमें किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो टैक्स चोरी है वो नहीं की जा सकेगी, उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश की गई है। किस तरह से इसे बताना चाहेंगे? रमा, एक और बात मैं पहले आपके सवाल के जवाब के पहले जोड़ना चाहता हूं कि अगर इस नए कानून को समझना है तो आपको 1961 के कानून के साथ साथ फाइनेंस बिल 2025 भी देखना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि फाइनेंस बिल 2025 उस कानून का भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि अभी वो बिल जो है वो संसद में पारित नहीं हुआ है। तो नतीजा क्या है कि लोग तुलना क्या करें कि 1961 के कानून में क्या लिखा है, और नतीजा है कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान को लेकर के सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं जो ऐसा लगता है नई बात आ गई है। जो नई बात नहीं है, वो फाइनेंस बिल में इंक्लूडेड है, उसको ही इसमें रखने की बात कही गई है। अब जो आपका दूसरा मूल सवाल है, जो तो मूल सवाल था आपका कि क्या कर की चोरी रुकेगी। देखिए, कर की चोरी कैसे रुकती है? कर की चोरी रोकने का मतलब ये कि आप अनुपालन कितना सरल बना सकते हैं, कितना सहज बना सकते हैं। अगर अनुपालन में आपके लिए बहुत जटिलताएं पैदा कर दी जाए तो आप वहां कहेंगे कि छोड़ो, हम इसका कोई रास्ता निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं ना जुगाड़ के जरिए कर बचाना। और जुगाड़ दरअसल यहां पर एक नकारात्मक बन जाता है जब आप चोरी में आ जाते हो। तो जब आपके लिए अनुपालन आसान है, माफ कीजिएगा, और जब आपको लगे कि कर देना मेरे लिए फायदेमंद है, कर की चोरी करना हमको कोई फायदा नहीं दे रहा है, तो आप कर चुकाने में यकीन करेंगे। और इस बदलाव के जरिए कोशिश यह है कि करदाताओं को यह एहसास दिलाया जा सके कि कर चोरी से कहीं बेहतर है कर चुकाना। बिल्कुल। जैन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जो एनआरआईज हैं वो भी कहा जा रहा है कि इसके दायरे में आएंगे अगर वो भारत में 15 लाख से ज़्यादा की आय कमाते हैं। ये किस तरह से होगा और किस तरह से इस पर भी एक बड़ी लगाम लगाने की कवायद इसमें आती है, और क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको, जैसे मैंने पहले कहा, ये एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स से 1961 के कानून में ऑलरेडी ये प्रोविजन है जी। उसी को सिंपल लैंग्वेज में हमने नॉन रेजिडेंट के स्टेटस को डिफाइन किया है। हमने आज से 4 साल पहले एक कानून बनाया था कि बहुत सारे हमारे इंडियन सिटीजन हैं जो बाहर रहते हैं और इंडिया में भी आते रहते हैं और काम करते हैं, और वो अपने आप को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो उनको रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 120 दिन का हमने कानून लगाया। और साथ में हमने कहा कि जो इंडियन सिटीजन किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं देते और हमारे इंडिया में 15 लाख से ज्यादा की इनकम है, तो उसका राइट इंडिया के, उसको हम नॉन रेजिडेंट नहीं मानेंगे। वही प्रावधान हमने बिल्कुल इसी 2025 वाले नए इनकम टैक्स बिल में रखा है। तो
नॉन रेजिडेंट को भी कोई किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है एग्जैक्टली वही प्रोविजन नॉन रेजिडेंट के बारे में भी इसमें रखे गए हैं। और इसी तरह से कोई कंपनी है, कोई एचएफ है, उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सबसे ज्यादा देखिए बेनिफिट क्या होता है, अगर आपका टैक्स का कानून जो जिस ढंग से लिखा गया है वो सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है और उसके दो मीनिंग नहीं निकल सकते हैं, तो टैक्स पेयर को भी बहुत इजी होता है कि उसे पता है कि इस कानून का एक मतलब एक ही है, तो टैक्स जमा भी कराना है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगता है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो एक या दो मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अब प्रोवाइड जो एक्सप्लेनेशन अमेंडमेंट करके करते हैं उसे दोनों निकलते हैं। तो टैक्स पेयर कई बार दो काम करता है, एक तो गलत इंटरप्रिटेशन ले लेता है कभी कभी, या फिर कभी जानबूझ के उसका वो इंटरप्रिटेशन निकालता है जो उसको सूट करता है, लेकिन वो वास्तव में करेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार कंफ्यूजन में आता है कि इसका मीनिंग ये तो नहीं है, वो टैक्स हो जाता है, जिससे लिटिगेशन बढ़ती है, कंप्लायंस कम हो जाता है। तो लेकिन जैसे अभी शिशिर जी कह रहे थे, अगर कानून बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जिसके मीनिंग एक ही नजर आता है और जिसका तरीका कैलकुलेट करने का एक ही है, तो दोनों को पता है, टैक्स पेयर एडमिनिस्ट्रेशन को तो टैक्स की चोरी रुकेगी और उसकी कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। तो सबको पता है कि कानून में या सिंपल लैंग्वेज में आपको ये इनकम है, इसके ऊपर इतना आपको टैक्स देना। बिल्कुल शिशिर, जिस तरह से जैन साहब कह रहे हैं कि अगर जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, सिंपल होगी, तो उसका जो दुरुपयोग जो पहले होता रहा है अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों से, वो दुरुपयोग रुकेगा। विशेषकर जब हम कर चोरी रोकने के उपायों की बात करते हैं या ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों की स्पष्टता की भी बात करते हैं। रमा देखिए, एक जैन साहब ने जो बात की उसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो सरल करने की बात है, आप इस नए कानून में देखें तो लगभग 57 टेबल हैं, जबकि पुराने कानून में 19 टेबल थे। और इसके अलावा जो फॉर्मूला है, यानी कि जिस आधार पे आप कर की गणना करते हैं, वो पहले 6 थे, अब वो संख्या 46 हो गई है। तो ये दोनों संख्या ऐसी हैं जो एक करदाता की मदद के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक टैक्सेशन में हो, चाहे वो इंटरनेशनल टैक्सेशन में हो, चाहे एक नॉर्मल पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें या ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करें, सभी व्यवस्था में एक ही चीज क्या है कि आपके लिए कर का आकलन करना, कर का अनुमान लगाना किस तरीके से आसान हो सकता है। कर की दर में बदलाव नहीं, कर की छूट में कोई बदलाव नहीं, नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था की जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन आकलन कैसे करें और उसके हिसाब से कर कैसे चुकाए, वो व्यवस्था सरल की गई। बिल्कुल जैन सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है, जो लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है वो एज इट इज़ रहेंगे जो पहले थे, और 10 करोड़ की जो टर्नओवर है उसमें ऑडिट में राहत की बात है, और साथ ही ये भी कहा है कि डिजिटल लेन देन जो है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित इसमें किया जा रहा है। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा है कि जो नया कानून आता है वो कोशिश ये की जाती है कि वो रिफॉर्म्स जितने जरूरी हैं आज की डेट में वो किए जाएं। इस बिल के अंदर सिंप्लीफिकेशन इज द मेन एजेंडा, और टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड टू मेक इजीली अंडरस्टैंडेबल। बाकी जितनी बातें हैं वो ऑलरेडी एक्ट के अंदर हैं 1961 वाले में, उसी को उठा के लाया गया है। 10 करोड़ वाली व्यवस्था आज की डेट में भी है कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से आती है और आपकी टर्नओवर चेक से आती है बेमनान, वो व्यवस्था आज की डेट में भी है। इसी तरह से जो आपने क्रिप्टो वाले में और डिजिटल एसेट्स के बारे में, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन के अंदर लार्जर पिक्चर को लाने की कोशिश की है, जिसमें हम सोशल इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, उनको भी हमने माना है कि वो भी इसकी टैक्स की इनकम में आएंगे और उनकी इनकम को कैसे टैक्स करेंगे। ये एक तरह से उसको सुधार करने की कोशिश की है ताकि डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो जो मेन मकसद है इस बिल का वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी जाए कि किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी टैक्स पेयर को और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो रिड्यूस उसी को पूरी करने की कोशिश की गई है और सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है ये इनकम होगी, इस पे इतना टैक्स बनेगा। जैसे अब शिशिर जी कह रहे थे, उसके शेड्यूल बनाए गए हैं, उसके बाद टेबल बनाई गई हैं ताकि समझने वाले को लगे कि ये टेबल से मेरी कैलकुलेशन ऐसे आ रही है। बिल्कुल शिशिर, डिडक्शन और जो छूट के नियम हैं उनमें भी कुछ बदलावों की बात हालांकि इसमें कही जा रही है। जब हम कहते हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जो कि बदले गए हैं। अगर हम नए बिल की बात करते हैं, टैक्स छूट की बात करते हैं, कटौतियों की बात करते हैं, इन्हें बेहतर ढंग से तो पेश किया गया है। साथ ही इनकम टैक्स अधिनियम अगर 1961 के सेक्शन 10 की बात करें,
ATC की बात करें या ATU की बात करें, तो इसमें अलग अलग तरह के टैक्स डिडक्शन और एग्जाम्पशन थे जो अब बदलाव किए गए हैं और सभी को सेक्शन 11 से 154 के तहत रख दिया गया है। कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। तो ये नए प्रावधान किस तरह का असर दिखाएंगे? और जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, डिजिटल बिजनेस की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें निवेश को कितना इससे प्रोत्साहन मिलेगा? क्या कुछ इसे जोड़कर देखते हैं? रमा, देखिए, मैंने जितनी मेरी समझ है कि कोई नई व्यवस्था नहीं दी गई है। कानून नया है, उसके अंदर की भावनाएं नई नहीं है, वो पुरानी वाली ही है। शब्दों का हेरफेर हो सकता है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बदलते समय के हिसाब से जब आप शब्दों में नए शब्द अपनाने शुरू करते तो आपको लाना जरूरी होता है। मैंने एक चीज महसूस किया कि एक और खबर जो चल रही है कि पुरानी जो कर व्यवस्था है उसको लेकर के इसमें कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि नई और पुरानी कर व्यवस्था, और पुरानी कर व्यवस्था को हम क्यों जानते हैं? छूट की वजह से, चाहे वो सेक्शन 80C के तहत छूट हो, चाहे सेक्शन 24 के तहत छूट हो, सेक्शन 10 के तहत छूट हो, जो भी छूट दी जाती है आयकर की, उन छूट को लेकर के कोई बदलाव नहीं है। यानी कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा। बस फर्क क्या है? शब्दों का हेरफेर है। और शब्दों के हेरफेर से करदाताओं को कभी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रावधान लाया गया है। प्रावधान वही है, शब्द नए हैं। प्रावधान वही है, शब्द नए हैं। वेद जैन साहब, आपसे एक और चीज़ समझना चाहेंगे। जो नई रजीम है और जो पुरानी रजीम है उसको लेकर भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन जो है वो, हालांकि स्पष्टता उसमें लाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी उस पर चर्चा लगातार जारी है। तो वो भी आपसे समझना चाहेंगे कि दोनों मौजूद रहेंगे और चॉइस का जो ऑप्शन है वो आपके पास रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जो आपने अभी शुरू में जब अपना प्रोग्राम शुरू किया था, बहुत सारी आपने डिडक्शन एग्जम्पशन की बात की थी, ग्रेचुइटी की बात की थी, पीएफ की बात की थी, कंट्रीब्यूशन हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात की थी। ये सारी छूट मिलती है पुरानी कर व्यवस्था में, ओल्ड रेजिम जिसे हम कहते हैं। वो ऐसे ही रहेगी, उसको एज इट इज रखा गया है, और नए रेजिम की जो छूट है उसको बिल्कुल एज इट इज रखा गया है। तो उसके बारे में किसी को कोई भी कहीं भी तरह से किसी को भ्रम में रहने की कहीं भी चिंता की बात नहीं है। आज जो देखिए, जो आपका टैक्स इंसिडेंस 1 फरवरी 2025 के फाइनेंस बिल के बेसिस पे वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि जो 12 लाख तक की पूरी छूट मिलेगी, 75,000 रुपए की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी, आपको 12 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं है। उसके बाद 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख पे जो स्लैब है वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। क्योंकि अगर आप इस रजीम में जाते हैं, न्यू रजीम में, तो आपको ओल्ड रजीम वाले में आपकी छूट थी वो नहीं मिलेगी। और जो ऑप्शन है वो भी है। अब आज की डेट में, क्योंकि एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रोविजन है, न्यू रजीम इज अ डिफॉल्ट रजीम, यानी कि वो एप्लीकेबल है जब तक कि आप उसकी चॉइस ओल्ड रजीम में नहीं करते हैं। तो आपको वॉलंटरली चॉइस करनी पड़ेगी। और सेकेंडली, एक बार आपने न्यू रजीम चूज कर लिया तो आपको पुराने रजीम में नहीं जा सकेंगे, एक्सेप्ट सैलरीड क्लास, जिनको एग्जम्पशन हम हर साल के दे सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था वही की वही रखी गई है। और जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं इस बिल की, अगर आप जो आज वित्त मंत्री जी ने जो वर्ड, सिंपल वर्ड यूज किया, उसी वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो उस पे जाने की ज्यादा जरूरत है। तो कोई आज की डेट में टैक्स पेयर ये समझे कि इस बिल से मुझे कोई नई छूट मिल गई है या मेरे पर नया टैक्स मिल गया है, वो नहीं है। उसकी लाइफ को इजी करने के लिए, कंप्लायंस इजी करने के लिए सारी व्यवस्था इसे आसान बनाया गया है, जिससे टैक्स पेयर समझ सके इसे आसानी से, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी या मुकदमों का बोझ होता था वो इससे कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वेद जैन जी आपका और शिशिर आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।